बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 10 की जो बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसका चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी। अच्छा बेटा, इससे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 11 तक तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूँ। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट के अंदर और कोर्स आउटलाइन के अंदर। अच्छा बेटा, आज हमने जो स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 12, जो कि आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 12 ये लास्ट चैप्टर है, इसे हम कंप्लीट करेंगे और हमारा सिलेबस क्लास 10 का कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा बेटा, प्रोबेबिलिटी आप क्लास 9 के अंदर भी पढ़ चुके हैं। प्रोबेबिलिटी, अगर जिस बच्चे ने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है चैप्टर नंबर 13 क्लास 9 में, तो 10th में जो प्रोबेबिलिटी समझ ले स्टार्टिंग वैसी ही है। जिस बच्चे को कंसेप्ट क्लियर होगा प्रोबेबिलिटी का, फिर उसके लिए 12.1 को सॉल्व करना बहुत आसान होगा, क्योंकि आज हमने 12.1 के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, बेसिक्स वही है जो आप क्लास 9 के अंदर पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर आएंगे। ठीक है, कुछ नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, लेकिन 9th क्लास का भी थोड़ा सा टच मौजूद है, कुछ सवालात रिलेट करते हैं। ठीक है, तो पहले हमने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस, उसकी टाइप्स, जो चीजें हैं उनको पढ़ेंगे, दोबारा रिकॉल करेंगे, दोबारा रिवाइज करेंगे, जो क्लास 9 के अंदर भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 12.1, जो कि आज हमने सॉल्व करनी है। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, शॉर्ट क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस हैं इसमें से। ठीक है बेटा, चलिए जी पहले डेफिनेशंस क्लियर कर लें दोबारा, फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम। चलिए बेटा, यूनिट नंबर 12 प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक्स डेफिनेशंस को समझ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज 12.1 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं, लेकिन यहां पर प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन रिकॉल नहीं की, दोबारा नहीं लिखी इस बुक के अंदर, क्योंकि आप क्लास 9 के अंदर पढ़ चुके हैं। मैं दोबारा रिकॉल करवा देता हूं, जो कि आप क्लास 9 चैप्टर नंबर 13 के अंदर पढ़ चुके हैं। प्रोबेबिलिटी अगर एग्जाम्स में आ जाए तो आपने लाजमी याद करनी है। प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट, किसी इवेंट के आने के चांसेस क्या होंगे, वो प्रोबेबिलिटी कहलाती है। ये क्लास 9 के अंदर मैंने आपको डिटेल के साथ ये चीजें बताई हैं। प्रोबेबिलिटी मालूम करने का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, ये उसका फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। ये फेवरेबल आउटकम जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और ये टोटल आउटकम जो हमारे पास इवेंट होगा। ठीक है, तो ये याद करनी है आपने डेफिनेशंस दोबारा। ठीक है, तो हमने रिकॉल कर दी जो क्लास 9 के अंदर हम पढ़ चुके। चले जी, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस तो हमने पढ़ ली। अच्छा जी, अब आ गया नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या है, आर रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट इन विच दो कंडीशन सेटिस्फाइड करे, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नॉन, यानी हमारे पास जो सेट बने ऑल पॉसिबल आउटकम का, वो हमें मालूम हो। जैसे एक कॉइन है, कॉइन में दो चीजें होती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। आपके पास आपको पता होता है कि जब हम एक कॉइन को टॉस करें तो उसकी दो ही पॉसिबिलिटीज है, दो ही आउटकम्स हैं टोटल, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। लेकिन हमें यह नहीं पता सेकंड कंडीशन क्या कहता है, एग्जैक्ट आउटकम इज नॉट नॉन। जो एग्जैक्ट है हमें नहीं मालूम उसने हेड ने आना है या टेल ने आना है, लेकिन इतना मालूम है उसमें हेड होगा या टेल होगा। तो ये अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड करे तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। ठीक है, आगे और भी एग्जांपल्स है, टॉसिंग अ कॉइन, रोलिंग अ डाई हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये पहली डेफिनेशन रैंडम एक्सपेरिमेंट की हमने समझ ली। अब आगे आते हैं आउटकम्स। आउटकम्स क्या हमारे पास, यहां से लेकर ये डेफिनेशन है। जैसे एक कॉइन को टॉस करें, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये इसकी आउटकम हमारे पास। अगर डाई की बात करें, डाई में हमारे पास क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक नंबर, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6। ये जो रिजल्ट है ना पॉसिबल, द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नॉन एज आउटकम। जो रिजल्ट मिलना है हमें, अगर कॉइन की बात करेंगे, या तो रिजल्ट हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, आउटकम्स कहलाती है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद सैंपल स्पेस क्या है, ये जो आउटकम्स है ना हमारे पास, उसे किस फॉर्म के अंदर लिख दे, सेट की फॉर्म के अंदर। किस फॉर्म के अंदर, सेट फॉर्म के अंदर अगर लिख दें तो हमारे पास वो सैंपल स्पेस कहलाती है। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। इट इज जनरली डिनोटेड बाय एस या एन ऑफ
एस के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये चीज याद रखनी है, बल्कि इस तरह इसको एस के साथ ही रिप्रेजेंट करते हैं। दे रहने दीजिए। सेट को हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 के अंदर हम बेसिक चीजें पढ़ चुके हैं। सेट को हम दरमियानी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, जो हमारे पास आउटकम्स होती हैं उसे सेट के अंदर लिख दिया जाए तो वो सैंपल स्पेस कहलाते हैं। अब एक और डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है, अंडरलाइन कर लें, ये वाली यहां से लेकर यहां तक। ईच एलिमेंट ऑफ ए सैंपल स्पेस का एक एलिमेंट, जैसे एक डाई को रोल किया 1 2 3 4 5 6, इसका जो एक एलिमेंट होगा ये सैंपल पॉइंट कहलाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी आपने लाजमी याद करनी है। अब आगे आते हैं बेटा इवेंट की तरफ। इवेंट क्या होता है हमारे पास, चलिए जी इवेंट की डेफिनेशन को समझते हैं। एन रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट कौन सा होगा, रैंडम होगा। ईच पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट, यानी अगर मैं एक कॉइन को टास्क करूं, ठीक है, उसके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो इवेंट कहलाता है हमारे पास। ठीक है, या तो वो हेड होगा या तो वो टेल होगा। इन अदर वर्ड्स, दूसरी डेफिनेशन सिंपल, एन इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। जैसे मैं अगर बात करूं, अगर सैंपल स्पेस मेरे पास एक कॉइन की क्या होगी, हेड होगी या टेल। अगर इसका सबसेट की बात करें, इसका सबसेट हमारे पास एक ये भी है, एक ये भी है और एक ये भी है। ठीक है, चाहे वो प्रॉपर है चाहे वो इम्प्रॉपर है हमारे पास। ठीक है तो सबसेट है ना हमारे पास, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है। जो सबसेट होगा सैंपल स्पेस का वो हमारे पास क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन याद कर लें, यहां से लेकर यहां तक ये डेफिनेशन याद कर लें, दोनों सेम है, एक ही चीज है। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद यहां पे एक ट्रायल लिखा हुआ है, ट्रायल की डेफिनेशन को भी मार्क कर लें। परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट वंस, एक दफा एक्सपेरिमेंट किया जाए, उसे परफॉर्म किया जाए, वो क्या कहलाता है, ट्रायल कहलाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये आपने डेफिनेशन ट्रायल की याद कर लेनी यहां पर। ठीक है, चलो जी अब आगे आते हैं जी नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इवेंट्स। ये बेटा आप क्लास 9 के अंदर भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, ये किस पेज पे मौजूद था, क्लास 9 के अंदर भी आप ये डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं। ये सारे, ये सर्टेन, इम्पॉसिबल, लाइकली, अनलाइकली, इक्वली लाइकली इवेंट, ये आप क्लास 9 के अंदर भी मैंने आपको पढ़ाई, ये दोबारा रिकॉल्स हो रही है डेफिनेशंस। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ इवेंट है हमारे पास। इक्वली लाइकली इवेंट डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी भी जाती हैं। टू और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ ईच ऑफ देम हैज ए इक्वल चांस ऑफ अकरेंस, यानी उनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो। ऐसा दो या दो से ज्यादा इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, सेम हो। अगर मैं आपसे पूछूं, उधर तो 1 2 3 4 5 6 लिखा है ना, उसी को लेके चलते हैं। ये सैंपल स्पेस किसकी है, 1 2 3 4 5 6। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1 की, इसकी, तो प्रोबेबिलिटी इसकी 1 की क्या आएगी मेरे पास, 1/6। अगर मैं 2 की पूछूं प्रोबेबिलिटी 2/6, अगर मैं 3 की पूछूं 1/6, क्योंकि ये एलिमेंट एक दफा है, तो जो एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी टोटल पे डिवाइड कर दें। 1 एक दफा है, डिवाइड कर दे 6 पे। 2 भी कितनी दफा है, एक दफा, उसे 6 पे डिवाइड कर दे। 3 कितनी दफा, एक दफा, उसे 6 पे डिवाइड कर दें। अगर 4 की बात करें, 4 भी एक दफा हमारे पास। ठीक है, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी सबकी क्या है, सेम है हमारे पास। ठीक है, 5 और 6 की भी यही बनती है। अगर ऐसे इवेंट, दो या दो से ज्यादा इवेंट्स अगर आपके पास जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम आ जाए तो वो इक्वली लाइकली इवेंट कहलाते हैं। ठीक है, सर्टेन इवेंट क्या होता है, एन एक्सपेरिमेंट दैट विच श्योरली अकर इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट, जिसने आना ही है, जिसकी प्रोबेबिलिटी श्योर है हमें। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, उसने जो एग्जांपल लिए सैंपल स्पेस हमारे पास क्या होती है, 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास सैंपल स्पेस, एक डाई को रोल कर। अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी निकालें नेचुरल नंबर की, किसकी निकालें, नेचुरल नंबर, ये तो सारे नेचुरल नंबर है हमारे पास। ठीक है, यानी कि उसने श्योर है, टोटल नेचुरल नंबर के कितने हैं, 6, और सैंपल स्पेस भी कितनी है, 6। तो जिसकी श्योर होना उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और उसने आना ही आना उसकी 100% होती है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये पॉइंट एमसीक्यूज में भी याद रखना है, ये आप क्लास 9 के अंदर भी मैंने ये चीज आपको बताई थी। सर्टेन इवेंट एंड इवेंट इट इज विच इज श्योर टू अकर, उसने आना ही आना है, द प्रोबेबिलिटी इज 1। ठीक है, उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट, इम्पॉसिबल इवेंट। एन इम्पॉसिबल इवेंट इज दैट event cannot be happen under the circumstances in
गिवन सिचुएशन। अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी 7 की निकालें इसकी, ये सैंपल स्पेस अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, तो 7 तो है ही नहीं इसके अंदर, 0/6, तो आंसर क्या देगा 0। और इम्पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 के बराबर होती है। इसकी प्रोबेबिलिटी सर्टेन इवेंट की याद कर लीजिएगा, हमेशा क्या होती है 1, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है इम्पॉसिबल इवेंट की ऑलवेज 0 के बराबर हमारे पास, ठीक है, जिसके आना ही नहीं है हमने, ठीक है। तो ये चीज याद, सिंपल सी चीजें, पॉइंट्स याद कर लेने। आगे थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है। 2 और मोर इवेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इफ दे डोंट हैव कॉमन सैंपल स्पेस, यानी 2 इवेंट्स ऐसे हो जिसमें सैंपल स्पेस कॉमन ना हो, यानी उनकी इंटरसेक्शन क्या हो उन दोनों इवेंट्स की एम्प्टी। फॉर एग्जांपल मैं एक डाई को रोल करता हूं 1 2 3 4 5 6, एक डाई को रोल किया तो ये आते हैं। अगर मैं इवेंट ए कहूं इवन नंबर, इवन कौन से 2 4 6, अगर मैं बी इवेंट कंसीडर करूं ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या मेरे पास 1 3 5, इनकी इंटरसेक्शन करें आप, इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है। अगर 2 इवेंट्स की इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट ना आए, डिसजॉइंट आए, एम्प्टी आए, एम्प्टी सेट बने, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। आगे यही एग्जांपल उसने एक्सप्लेन किया जो मैंने आपको बता दी, ठीक है बेटे। अब आते हैं नेक्स्ट, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है। द कलेक्शन ऑफ इवेंट हुज यूनियन इज अ होल सैंपल स्पेस, यानी उनकी यूनियन करें। जैसे इधर तो हमने इंटरसेक्शन किया था ना, एक इवेंट ए एक इवेंट बी, अगर मैं इन दोनों की यूनियन करूं ए यूनियन बी, इवन की भी और ऑड की भी, अगर इंटरसेक्शन करें, यहां पे पॉइंट को नोट करना है, इधर मैं यूनियन करूं ए यूनियन बी, ये सैंपल स्पेस के इक्वल आनी चाहिए। अगर इंटरसेक्शन करे 2 इवेंट्स की, वो एम्प्टी है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाते हैं। अगर उन दोनों इवेंट्स की यूनियन करें तो वो हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए, तो वो एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाते हैं। तो ए यूनियन बी, यानी दोनों की यूनियन करेंगे 2 4 6 यूनियन 1 3 5, तो ये टोटल हमारे पास क्या होती है सैंपल स्पेस ही बनती है बेटा हमारे पास, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, तो ये आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये पॉइंट्स एमसीक्यूज में आते हैं, तो यहां पर ये मैंने लिख दिया, ये आपको लास्ट में पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए जी अब आगे आते हैं नेक्स्ट, कंप्लीमेंट्री इवेंट। ये वैसे ही है जैसे आप कंप्लीमेंट सेट के अंदर पढ़ते आए हैं, क्लास 9 के अंदर आपने बहुत कंप्लीमेंट सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए। द कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट ए इवेंट रिप्रेजेंटिंग अ कलेक्शन ऑफ सैंपल पॉइंट नॉट इन ए, जो कंप्लीमेंट होता है वो ए के अंदर शामिल नहीं होता हमारे पास, ठीक है। तो आपको कंप्लीमेंट की बेसिक डेफिनेशन वही है। अगर मैं आपसे पूछूं एक सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, इसमें से मैंने एक सेट लिया ऑड नंबर्स का 1 3 5, अगर मैं इसके कंप्लीमेंट की बात करूं तो कंप्लीमेंट क्या होता है यूनिवर्सल में से, यानी सैंपल स्पेस में से उसको माइनस करना। जब सैंपल स्पेस में से माइनस करेंगे ये कैंसल, ये कैंसल, ये 5 कैंसल, तो क्या बचा 2 4 6। ये जो कंप्लीमेंट आया है ये ए में मौजूद नहीं है। तो ये चीज सिंपल याद रखें कि अगर हमारे पास ए, बल्कि दूसरे वे से लेके चलते हैं आपको, द कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट ए इज द इवेंट रिप्रेजेंटिंग द कलेक्शन ऑफ सैंपल स्पेस नॉट इन ए, जो ए में मौजूद ना होगा, तो इसको ए डैश और ए सी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वैसे ही है बेटा जैसे आप चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 के अंदर पढ़ चुके। और जो कंप्लीमेंट होता है हमारे पास ए एंड इट्स ए कंप्लीमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये पॉइंट को क्लियर कर ले यहां पर। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर 199 पे, क्या कहता है हमें, यहां पे डेफिनेशन भी देख लेते, किसकी डेफिनेशन है। इफ एन इवेंट ई कंसिस्ट ओनली वन आउटकम, एक ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ एक ही आउटकम हो, देन इट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। क्या होगा, एलिमेंट्री इवेंट होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये सिंपल याद रखना है, जिस सैंपल स्पेस के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, क्या हो बेटा, एक ही एलिमेंट। अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास एक सैंपल स्पेस है ऑरेंज, जिसमें सिर्फ ऑरेंज है, तो ऑरेंज से मुराद इवेंट तो एक ही, आगे जितने मर्जी पड़े हुए इवेंट तो एक है ना हमारे पास ऑरेंज। तो ये सिंपल चीज होती है, इसमें कोई और दूसरा है नहीं हमारे पास। तो सिंपल याद रखें, अगर सैंपल स्पेस के अंदर एक इवेंट हो तो वो
एलिमेंट्री इवेंट कहलाते हैं। अब आते हैं कंबाइंड इवेंट। इससे पहले हम बेटा पढ़ चुके इवेंट, इवेंट के बाद आ रहा है कंबाइंड इवेंट, यानी एक से ज्यादा इवेंट आ जाए अगर आपके पास, तो उनकी डेफिनेशन को भी समझते हैं। चल बेटा कंबाइंड इवेंट की डेफिनेशन को समझते हैं। अ कंबाइंड इवेंट और कंपाउंड इवेंट भी इसे बोलते हैं, ठीक है बेटा। इज एन इवेंट, ये एक ऐसा इवेंट है दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सिंपल इवेंट, यानी दो या दो से ज्यादा सिंपल इवेंट अगर इकट्ठे आ जाएं, ठीक है, तो वो हमारे पास कंबाइंड इवेंट कहलाता है। रिमेंबर आगे लिखा भी है, सिंपल इवेंट इज एन इवेंट दैट हैज ए सिंगल पॉइंट, जो कि सिंगल पॉइंट होता है सैंपल स्पेस का, उसे हम सिंपल इवेंट बोलते हैं। जरा एग्जांपल को समझना इसकी डेफिनेशन कंबाइंड इवेंट। जैसे यहां पे एक्सप्लेन किया, अगर दो कॉइन को टॉस करें ना तो ये सैंपल स्पेस बनती है। दो कॉइन्स की बात कर रहा है, आगे जाके इसको बनाएंगे भी हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, दो कॉइन को टॉस करें तो ये सैंपल स्पेस बनती है। अब यहां पे जो लिखा है एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड, कम से कम एक जरूर हो। यहां पर भी एक हेड है, यहां पर भी एक हेड है, कम से कम से मुराद एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो यहां पर भी एक हेड है। अगर ये भी एक सिंपल पॉइंट है, जैसे उसने बात की सिंगल पॉइंट, ये सिंपल पॉइंट, ये भी सिंपल पॉइंट है, ठीक है, ये भी सिंपल पॉइंट, ये भी सिंपल पॉइंट। दो या दो से ज्यादा सिंपल पॉइंट्स को अगर सैंपल स्पेस के अंदर कंबाइन आ जाए, ये भी सिंपल पॉइंट, ये भी सिंपल पॉइंट, ये भी सिंपल पॉइंट, अगर दो या दो से ज्यादा सिंपल पॉइंट सैंपल स्पेस में आ जाए तो वो कंबाइंड इवेंट कहलाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, क्योंकि उसने एटलीस्ट वन हेड, हेड यहां पर भी है, हेड यहां पर भी है, और हेड यहां पर भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगी हमारे पास डेफिनेशन ऑफ कंबाइंड इवेंट की। आगे टाइप्स ऑफ कंबाइंड इवेंट, अभी जो हम पढ़ के आ चुके हैं इवेंट, आगे इवेंट की टाइप्स, ये सिंपल इवेंट की टाइप्स हैं। लेकिन अगर कंबाइंड इवेंट की टाइप्स की बात करें, उसमें पहली चीज है इंडिपेंडेंट इवेंट। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या होता है? टू और मोर इवेंट आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द आउटकम्स ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द अदर आउटकम, यानी कि वो कहता है कि दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट तब होंगे जब एक आउटकम डज नॉट अफेक्ट द अदर आउटकम, दूसरी आउटकम को उससे कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। जैसे अगर मैं कॉइन की बात करूं, कॉइन में या तो हेड होगा या तो टेल होगा। अगर मैं कॉइन को टॉस करता जाऊं, या तो मेरे पास कभी हेड आएगा कभी टेल आएगा, वो डिपेंड नहीं करेगा एक दूसरे पे, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। जब मैं कॉइन को टॉस करूंगा अपनी मर्जी से आएगा, या तो वो हेड आएगा या तो वो टेल आएगा। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपिंग अ कॉइन मल्टीपल टाइम्स, अगर उसे जितनी मर्जी दफा रिपीट करे वो इंडिपेंडेंट है, वो अपनी चॉइस से आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, उससे एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाते हैं। आगे आते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। टू और मोर इवेंट सेड टू बी डिपेंडेंट इफ द आउटकम्स वन डज अफेक्ट द अदर आउटकम्स, यानी एक आउटकम दूसरी आउटकम को इफेक्ट करे। जैसे उसने जो एग्जांपल लिए वो कार्ड्स की लिए, किसकी लिए? कार्ड्स की। टोटल कार्ड बेटा 42 होते हैं, जो ताश के पत्ते होते हैं हमारे पास, ये उसने सारी एक्सप्लेन की है, ये मैं आपको क्लास 9 के अंदर भी डिटेल के साथ बता चुका हूं ये चीजें, ठीक है। अगर आप एक कार्ड को ड्रॉ करें, फॉर एग्जांपल मैंने कार्ड को ड्रॉ किया किंग, किंग निकाल लिया, उसको दोबारा रिप्लेस नहीं किया, अगर मैं दोबारा रिप्लेस करूंगा, ठीक है, तो वो हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट में आ जाएगी। लेकिन अगर मैं कार्ड को निकालूं 52 में से, एक कार्ड को निकाल लिया, जब 52 में से एक कार्ड को माइनस करेंगे पीछे कितना रह जाएगा? 51। तो प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस चेंज होने से तो प्रोबेबिलिटी में भी फर्क पड़ेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये सिंपल सी एग्जांपल है हमारे पास कार्ड्स के मुताबिक, कार्ड से बच्चों को आसानी से समझ आ जाती है, ये भी हो चुकी। उसके बाद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अगर आपको याद हो यहां पे तो सिंपल इवेंट की बात कर रहे थे, लेकिन यहां पे कंबाइंड इवेंट लेके चलना है, वही चीज है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। टू और मोर इवेंट आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इफ दे हैव कॉमन कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम, जो कि सेम टाइम नहीं आ सकती। अगर मैं डाई को रोल करूं, अगर मैं लुटे के दानों को रोल करूं, या तो मेरे पास 1 आएगा एक टाइम पे एक चीज, ये नहीं होगा एक टाइम पे 1 भी आ जाए और 2 भी आ जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। डाई को रोल करें, या तो वो जैसे इसने एग्जांपल लिखी है, या तो रोल करें या तो 3 आए,
और 5 एट द सेम 5 नहीं आ सकता, यहाँ तो 3 आ सकता है, 3 के अलावा कोई नंबर नहीं आ सकता, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाते हैं। अब आगे थे नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, 2 और मोर सेट टू बी नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इफ दे हैव हैपन एट द सेम टाइम, जो कि सेम टाइम पे आ सकते हैं। जैसे उसने कार्ड की मिसाल ली है, कार्ड में क्या है, रेड आ जाए या किंग आ जाए। जब हम बात करते हैं ना ताश के पत्तों की, हमारे पास रेड कार्ड बेटा होते हैं डायमंड, ये रेड कार्ड्स होते हैं डायमंड्स के और हार्ट्स के, ये रेड कार्ड टोटल कितने हो गए 26। अगर वो कहता है रेड कार्ड आ जाए या किंग आ जाए, तो रेड के अंदर किंग भी मौजूद है, इधर भी है और इधर भी है, यानी हमारे पास क्या जो ओवरलैप कर दे चीजें। 2 और मोर इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इफ दे हैपन एट द सेम टाइम पे आ जाए। अब देखिए बेटा, रेड कार्ड, ये सारे रेड कार्ड हैं, क्वीन भी रेड में आ सकता है, जैक भी आ सकता है, 1 से लेकर 10 तक कार्ड भी रेड में आ सकते हैं, ये भी रेड कार्ड्स के अंदर है। लेकिन उसने बात किसकी कर दी, किंग की, तो किंग में रेड भी होता है, हार्ट का, ये भी मौजूद होता है। तो पॉसिबिलिटी है जो कार्ड निकाले वो सेम भी आ सकता है और सेम नहीं भी आ सकता हमारे पास, ठीक है। तो ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये डेफिनेशन भी क्लियर हो गई कंबाइंड इवेंट्स की। अब आगे थे नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इससे हमने काफी सवालों को सॉल्व भी करना है। ट्री डायग्राम, a tree diagram is a visual representing used in a probability to show all possible outcomes। ट्री डायग्राम क्या होता है, हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स होती है, सैंपल स्पेस होती है, उसे इस तरह शेप के अंदर, इसे ट्री डायग्राम बोलते हैं। हमें वाज़े तौर पे नजर आ रहा होता है, सैंपल स्पेस को तो इस तरह लिखते हैं हम, लेकिन ये डायग्राम, एक डाई को रोल करें या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6, ये जैसे एक दरख्त की ब्रांचेस फैलती है ना, ये वैसे ही है, ये सिंगल डाई के लिए हमारे पास। तो डायग्राम को इस तरह रिप्रेजेंट किया करेंगे। अगर 2 कॉइन की बात करें तो इस तरह रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अगर बात करें 2 डाइसेस की, ये पहली डाई पे नंबर्स, ये दूसरी, टोटल ये हमारे पास ट्री डायग्राम बनेगी इसकी। आगे जाके सवाल करेंगे एक्सरसाइज में तो डिटेल से आपको ये चीजें समझ भी आ जाएंगी, ये ट्री बनती है हमारे पास। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, सैंपल स्पेस डायग्राम। एक तो ट्री डायग्राम, दूसरी सैंपल स्पेस, जिसे सेट की फॉर्म के अंदर सिंगल इस तरह। सैंपल स्पेस डायग्राम इज रिप्रेजेंटेशन दैट शोज ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, लिस्ट और टेबल, या उसे लिस्ट कर लें या उसे टेबुलर फॉर्म के अंदर रोज और कॉलम में की मदद से बना लें। ये 2 कॉइन्स के लिए है, ये 2 कॉइन्स की तरह ये भी है हमारे पास, ठीक है बेटा। पॉसिबिलिटी डायग्राम भी बोलते हैं इसे, कि उसको रो और कॉलम के अंदर शेप के अंदर रिप्रेजेंट कर देना। सैंपल स्पेस को इस तरह लिखें और पॉसिबिलिटी डायग्राम 2 कॉइन्स को इस तरह रिप्रेजेंट कर दें। तो ये छोटी छोटी चीजें हम जाके एक्सरसाइज के अंदर ही सीखेंगे, तो वहां पर ज्यादा डिटेल से समझ आएगी आपको। अच्छा, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट की प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ये आप क्लास 9 के अंदर, जैसे मैंने स्टार्टिंग के अंदर बता भी दिया। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की डेफिनेशन भी यहां से लेकर यहां तक याद कर लें। पहले हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ ली थी, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को भी देख लीजिए, एक ही चीज है। अच्छा, ये पॉइंट्स एमसीक्यूज के लिए याद करने हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ भी सकता है। प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या है, प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है बेटा 0 से 1। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। शॉर्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होगी। तो उसकी रेंज होती है 0 से लेकर 1 तक होती है, ये आंसर लिखते हैं। और ये पॉइंट मैं पहले बता चुका हूं, सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0, और कंप्लीमेंट्री और सिंपल इवेंट की जो टोटल होती है प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी 1। ये 3 पॉइंट एमसीक्यूज के लिए, चौथा भी एमसीक्यूज के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने याद कर लेना, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूं सॉरी, तो ये काम आएंगे आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करते वक्त, ठीक है बेटा। तो डेफिनेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 12.1। चल बेटा, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है, फाइंड द सैंपल स्पेस फॉर टॉसिंग 3 कॉइन्स यूजिंग ट्री डायग्राम। हमने ट्री डायग्राम की मदद से सैंपल स्पेस फाइंड आउट करनी है। कितने कॉइन्स की, 3 कॉइन्स को, 3 कॉइन्स को अगर टॉस करें। अच्छा बेटा, बड़ा सिंपल सा वे है, स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कॉइन है, ठीक है, इसको कॉइन रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसकी ट्री डायग्राम हमें बनानी है। ट्री डायग्राम के बाद हमने इसकी सैंपल स्पेस को कंस्ट्रक्ट करना है।
अच्छा जी, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या तो वो हेड होगा या तो वो टेल होगा। ये तो एक कॉइन की पॉसिबिलिटीज होती है, लेकिन हमने कितने की करनी है, 3 कॉइन्स की। अगर एक कॉइन को टॉस करें तो या तो हेड मिलता है या तो टेल मिलता है। अगर हम सेकंड कॉइन को टॉस करें तो इसकी भी दो पॉसिबिलिटीज आगे बनेगी हमारे पास, यानी अगर इसको आगे ट्री डायग्राम इस शेप के अंदर, ये तो फर्स्ट कॉइन की पॉसिबिलिटीज। अगर हम बात करें आगे, तो आगे भी हमारे पास सेकंड कॉइन को रिप्रेजेंट इस तरह करेंगे, हेड आएगा या टेल। अगर इधर भी चेक करना हो, इसकी भी डायग्राम रिप्रेजेंट करनी हो, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इधर आ जाएगा हेड और इधर आ जाएगा हमारे पास टेल। तो ट्री डायग्राम हम बना रहे हैं। जब ट्री डायग्राम बनानी हो तो ऐसे जनरेट करते हैं। ये फर्स्ट कॉइन की पॉसिबिलिटीज हेड और टेल। अगर सेकंड कॉइन है, इस हेड के ऊपर भी आगे दो पॉसिबिलिटीज बनानी है आपने, हेड और टेल। इधर भी आपने दो पॉसिबिलिटीज बनानी है, हेड और टेल। ये दो कॉइन्स की हमारे पास आ चुकी, लेकिन हमने जाना किस तरह, 3 कॉइन्स की तरफ, थर्ड कॉइन की तरफ। आगे इसको, जो ये हेड है, इसको भी आगे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये हेड और ये टेल। बिल्कुल इसी तरह इसे भी, इसको भी और इसे भी। तो यह देगा हेड और यह देगा टेल। बिल्कुल आगे इस तरह, इसको भी डायग्राम के अंदर ये और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, हेड टेल। और लास्ट इधर भी है। जितनी पॉसिबिलिटी होगी सेकंड कॉइन की, उसको भी हमने इस तरह वी शेप ट्री डायग्राम के अंदर, ठीक है, ये वी शेप्ड हमारे पास आ रही है, तो हर एक के साथ आपने हेड और टेल को रिप्रेजेंट कर देना। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास डायग्राम कंप्लीट होगी। हमने कॉइन्स को पहले 1 कॉइन को टॉस किया, उसके बाद 2 कॉइन्स को, 3 कॉइन्स को। तो ये पॉसिबिलिटीज लिखनी कैसे, जरा देखिए आप। अब सैंपल स्पेस को लिखना कैसे है, जब हमने बात कर रही है, ये लाइंस को ज्वाइन करना आपने, हेड हेड हेड। तो ये पहली पॉसिबिलिटी, पहला इवेंट क्या गया, हेड हेड हेड। अगर 3 कॉइन को टॉस करें, ये भी चांस है कि तीनों हेड आ जाएं। ये वाली लाइन पॉसिबल हो चुकी, मुकम्मल, हेड हेड टेल। तो यह आ जाएगा हेड हेड टेल। यहां तक कंप्लीट हो चुका, हेड और टेल। अब आ रही इसकी हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड हो चुका। अब हेड टेल टेल, हेड टेल टेल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, ये चीज आ गई, ये भी कंप्लीट हो चुका। उसके बाद इधर आते हैं, यहां से हेड की तमाम पॉसिबिलिटीज हमने बना ली। अब टेल की मदद से भी बनाते हैं, टेल हेड हेड। तो यह देखिए टेल हेड हेड, टेल हेड हेड हो चुका, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, ये भी मुकम्मल हो चुका। उसके बाद टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, और लास्ट में क्या देगा, टेल टेल टेल। तो ये टोटल 8 आउटकम्स बनती हैं अगर 3 कॉइन्स को हम टॉस करें। ठीक है बेटा, तो ये ट्री डायग्राम भी बन गई और हमने सैंपल स्पेस भी यहां पे मालूम कर ली। तो टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ये टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस आ जाएगी ट्री डायग्राम के बदले। बड़ा सिंपल सा तरीका कार है, आपने एक पैटर्न को ड्रॉ कर लेना है और उसी पैटर्न को लिखते जाना है, इस तरह, इस लाइन की तरह, रिप्रेजेंटेशन की तरह आपने। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका। चल बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है, आ टीचर रैंडमली सिलेक्ट्स 1 बॉय एंड 1 गर्ल। टीचर ने सिलेक्ट करना है रैंडमली एक लड़के को और एक लड़की को, फ्रॉम अ ग्रुप, ग्रुप में से जिसमें 2 बॉयज, 2 लड़के हैं, हामिद और अहमद। कितने बच्चे हैं बेटा, हामिद और अहमद हमारे पास। ठीक है, उसके बाद एंड 2 गर्ल्स, जैनब एंड सामिया। यानी हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां। लड़के हामिद और अहमद हैं और जो लड़कियां 2 जैनब और सामिया। और टीचर ने सिलेक्ट करना है एक लड़का और एक लड़की। ड्रॉ ट्री डायग्राम एंड लिस्ट ऑल सैंपल स्पेस फॉर ऑल पॉसिबल आउटकम। हमने ट्री डायग्राम बनानी है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने बनाया। लिस्ट करने सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस कितनी बनती है हमारे पास। ठीक है, चलो जी पहले ट्री डायग्राम बनाते हैं। यहां पे हेडिंग दे देते हैं ट्री डायग्राम। स्टार्ट करते हैं।
तो ट्री डायग्राम में हमारे पास दो लोग हैं, लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं डायग्राम। सर्कल में बना लेता हूं, ठीक है, ताकि आगे बनाने में आसानी हो हमारे पास। तो पहले हमारे पास बॉयज की बात कर रहे हैं, तो बॉयज कौन कौन से? हामिद, इधर मैं नेम लिख रहा हूं हामिद, दो लड़के हैं, और अहमद, ठीक है। पहले लड़कों को लिख लिया। अब इनके साथ ही आगे ग्रुप बना लेते हैं लड़कियों का। हामिद के साथ जैनब भी आ सकती है, क्योंकि हामिद एक लड़का है, और अगर लड़की चाहिए वो जैनब भी हो सकती है और वो सामिया भी हो सकती है हमारे पास, ठीक है। तो यहां से अगर इसको आगे रिप्रेजेंट करना हो तो जैनब भी हो सकती है और सामिया भी हो सकती है, ठीक है। यहां अगर एक लड़का अहमद सेलेक्ट होता है हमारे पास, यहां उसके साथ फिर क्या होगी? जैनब होगी या सामिया होगी हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह ट्री डायग्राम बनेगी हमारे पास, जैनब हो सकती है या सामिया हो सकती है। तो ये हमारे पास ट्री डायग्राम मुकम्मल हो चुकी। दो लड़के थे और दो लड़कियां थी। अगर एक लड़का सिलेक्ट करना, अगर वो हामिद सिलेक्ट हो सकता है, या तो उसके साथ जैनब आ सकती है या तो सामिया आ सकती है। अगर अहमद सिलेक्ट हो जाए, अहमद के साथ या तो जैनब आ सकती है या तो सामिया आ सकती है। ये ट्री डायग्राम मुकम्मल हो चुकी। अब हम सैंपल स्पेस को भी मुकम्मल कर लेते हैं। तो सैंपल स्पेस हमारे पास क्या आ जाएगी? हामिद के साथ क्या पेयर बन सकता है? जैनब का, इधर लिखते हैं हामिद, क्योंकि हमने सैंपल स्पेस भी बनानी है। हामिद का पेयर किसके साथ? जैनब के साथ, ठीक है। एक तो ये चीज होगी। दूसरा, हामिद के साथ पेयर किसका बन सकते हैं? हामिद का पेयर बेटा बन सकते हैं सामिया के साथ भी, ये भी पॉसिबिलिटी है। आउटकम्स में ये भी आता है। या तो हामिद नहीं हो ना, अहमद हो। अगर एक लड़का अहमद आ जाए, उसके साथ किसको पेयर बना सकते हैं? जैनब को। और लास्ट में अहमद के साथ क्या आ सकती है? सामिया, ठीक है। तो ये टोटल आउटकम्स आज की, ये डायग्राम मुकम्मल हो चुकी, ट्री डायग्राम, और लिस्ट भी कर दिया हमने सैंपल स्पेस यहां पर। तो यहां पर बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका। बहुत आसान से सवाल है बेटा। चलिए जी अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। 12.1 का स्टेटमेंट है, इफ ए इज एन इवेंट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ए हमारे पास इवेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सच दैट उसकी रेशो हमें गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेशो, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट कह लें या बार कह लें, ठीक है, इज इक्वल टू 17 रेशो 15। ये कंप्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी दी है और ये प्रोबेबिलिटी दी है उस इवेंट की। रेशो फॉर्म में गिवन है एंड टोटल सैंपल स्पेस भी हमें गिवन है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 60। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अच्छा बेटा पहले तो ये चीज देख लें, हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है ये आप बेटा क्लास 9 के अंदर भी पढ़ चुके हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूले को हाईलाइट कर लें। प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की मालूम करनी तो एन ऑफ ई, जो भी इवेंट हो, टोटल सैंपल स्पेस, उस पर डिवाइड करते हैं हम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने याद करना है। एक ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे जैसे लिखा भी है, कंप्लीमेंट इवेंट ऑफ ई इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और उसके कंप्लीमेंट की टोटल किसके बराबर होती है? 1 के बराबर। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला भी यूज्ड होना है। लेकिन हमारे पास रेशो फॉर्म में गिवन है। क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटीज क्या गिवन है? रेशो फॉर्म के अंदर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेशो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 17 रेशो 15। रेशो को हम इस फॉर्म के अंदर लिखते हैं, ए रेशो बी इज इक्वल टू ए ओवर बी, फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर ए ओवर बी। तो याद रखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 17 ओवर 15। अच्छा बेटा यहां पे मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे कंबाइन रेशो की फॉर्म में गिवन है। तो पहले इसको अलग अलग करेंगे। कैसे अलग करना होता है रेशो को? पहले तो मैं नंबर्स, ये प्रोबेबिलिटी ए की रेशो इसके इक्विवेलेंट है, इसको मैं इसके डिवाइजर में, इसको इसके फॉर्म के अंदर लेकर आ रहा हूं। तो पहले मैं इस फॉर्म के अंदर लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर 17, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट ओवर 15। ये रेशो को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। रेशो के दरमियान इक्वल का साइन आ जाए, दो रेशोस ए ओवर बी, सी ओवर डी के दरमियान इक्वल का साइन आ जाए और इन्हें अलग करना हो तो हम किसी नंबर के इक्वल, जो कि इसके इक्वलेंट होगा, ये दोनों सेम है, के इक्वल रख के इन दोनों की रेशियोज को सेपरेट करते हैं, ठीक है बेटा। तो लेट कर रहे थे इसे किसी नंबर के बराबर। हम जब के बराबर लेट कर लिया शेष, तो आगे क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप पी ओवर ए
17 इधर आ जाएगा k, प्रोबेबिलिटी ऑफ a बार ओवर 15 इज इक्वल टू k के बराबर। ठीक है, ये रेशियो को भी k के अलग कर लिया, इस रेशियो को भी k के इक्वल अलग कर लिया, ये डिवाइड इधर आगे क्या होगा मल्टीप्लाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a 17 के, प्रोबेबिलिटी ऑफ a बार a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 15 k आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, लेकिन k अननोन नंबर है हमारे पास, हमें नहीं मालूम k क्या है, क्योंकि रेशियो की ये लीस्ट फॉर्म होती है जो सिंप्लीफाई की होती है हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कॉम्प्लीमेंट का, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है 1 के बराबर। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये उसके कॉम्प्लीमेंट की। वी नो दैट, इधर हम रेफरेंस देंगे, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a बार किसके बराबर होती है बेटा k, जब तक 1 के बराबर, जब तक k की वैल्यू नहीं आएगी हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है 17 k, इसकी वैल्यू किसके बराबर है 15 k, k की वैल्यू फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले की मदद से। आगे से सिंप्लीफाई करते हैं, नेक्स्ट स्टेप, यहां पे टोटल कितना हो गया बेटा 32 k, जब इसे सॉल्व करेंगे इक्वल टू 1 तो k की वैल्यू हमें मिलेगी 1/32। जब k की वैल्यू आ जाए तो आपने इसमें पुट करना है जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पुट इन 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ a कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करनी थी, k की वैल्यू आ चुकी तो पुट इन 1 में पुट करते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इक्वल 15k, 15 मल्टीप्लाई बाय 1/32 k की वैल्यू, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 और 1 के दरमियान होता है। ठीक है, तो यहां पर k हमारे पास अननोन नंबर था, इसको डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते 15, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा लेस देन 1 के बराबर होती है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो चुका। अब आगे थे सेकंड पार्ट, क्या पार्ट करना है, सेकंड पार्ट, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है सेकंड पार्ट के लिए। जरा इसको समझना, अब आपने जब आपने सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, n ऑफ a की वैल्यू, सॉरी ठीक, n ऑफ a मालूम करना है, क्या मालूम करना है n ऑफ a की वैल्यू मालूम करनी है। अच्छा, जब आपने n ऑफ a की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमने फॉर्मूला ये यूज करना है, यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ a, n ऑफ a, n ऑफ s, n ऑफ s की वैल्यू तो हमारे पास 60 है, n ऑफ a हमने मालूम करना है, प्रोबेबिलिटी a हमारे पास नहीं है, प्रोबेबिलिटी a यहां से मिलेगी, ये जो हमारे पास 17k था, k की वैल्यू हम मालूम कर चुके थे। ठीक है, बिकॉज 1 इंप्लाइज, ये 1 इक्वेशन पूरी थी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a हमारे पास 17k, k की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1/32, इसमें पुट करते 1/32, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 17/32 आ चुका हमारे पास। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ a आ जाए तो फॉर्मूला यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी का, सिंपल, जो अब क्लास 9 के अंदर हम बार बार यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a बराबर होता है n ऑफ a ओवर n ऑफ s, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, n ऑफ a ओवर n ऑफ s। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें दी है, इसकी वैल्यू दी है, हमने मालूम किसकी करनी n ऑफ a। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास आई 17/32 और n ऑफ a। अच्छा बेटा यहां पे करेक्शन कर ले, ये 640 है हमारे पास, ठीक है, मैंने 60 लिखा हुआ था, 640, तो n ऑफ s किसके बराबर है 640, ये डिवाइड है, इधर आगे क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 17/32 मल्टीप्लाई बाय 640 इज इक्वल टू n ऑफ a, जिसकी वैल्यू मुझे मालूम करनी है। तो फाइनल n ऑफ a 17 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 32 के साथ डिवाइड करेंगे, ये 340 के बराबर हमारा आंसर आ जाएगा। कितना बनेगा कैलकुलेटर से बेटा 340, ये आपने खुद इसको सिंप्लीफाई कर लेना है कैलकुलेटर से। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 4। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। 12.1 क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, आ कॉइन इज टॉस थ्राइस, एक कॉइन को कितनी दफा टॉस किया गया 3 टाइम्स, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 कंसेक्यूटिव टेल, हमने प्रोबेबिलिटी उसकी बतानी है जिसमें 2 कंसेक्यूटिव लगातार आगे पीछे टेल्स हो हमारे पास। ठीक है, अच्छा यहां पर कितने कॉइन्स की बात कर रहा है बेटा थ्राइस, यानी 3 कॉइन्स। क्वेश्चन नंबर 1 आपने दोबारा, मैंने आपको यहां पे ट्री डायग्राम की मदद से सैंपल स्पेस बनाना सिखा दी।
ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने सीख लिया, मैं यहाँ पे दोबारा नहीं बताऊंगा ये कैसे बनाई, आप इसको बना सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो जी अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में डायरेक्ट सैंपल स्पेस इसकी लिखूंगा। चलो बेटा सैंपल स्पेस कंप्लीट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सीख लेनी है आपने, दोबारा मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा। तो जिसकी सैंपल स्पेस बनती है हमारे पास हेड हेड हेड, उसके बाद हेड हेड टेल, उसके बाद हेड टेल हेड, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा हेड टेल टेल, उसके बाद आ जाएगा टेल हेड हेड, नेक्स्ट बनेगा हमारे पास टेल हेड टेल, उसके बाद नेक्स्ट बनेगा टेल टेल हेड, उसके बाद बनेगा टेल टेल टेल। तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस बनेगी हमारे पास। ठीक है, हमारे पास एक क्वाइन को 3 दफा टॉस करें, ये सैंपल स्पेस बनती है, जो भी हम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सीख चुके। ठीक है, तो आपको आनी चाहिए आप ये चीज। अब उसने जो प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है बेटा, देखिए जरा, 2 कंसेक्यूटिव टेल्स की, किसकी? 2 कंसेक्यूटिव टेल्स। अब तलाश करते हैं जिसमें 2 कंसेक्यूटिव साथ साथ टेल जो साथ साथ हो, तो 2 की देखते हैं। एक तो ये हमारे पास आ रहा है जो साथ साथ आ रहा है कंसेक्यूटिव, और यहां पे ये कंसेक्यूटिव नहीं है, साथ साथ नहीं है, दरमियान में हेड आ चुका, और ये आ जाएगा एक ये और एक ये, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है इवेंट ए, यानी ए इवेंट की निकालनी है 2 कंसेक्यूटिव टेल्स। ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव टेल्स की बात करते हैं, तो उसकी जो सैंपल स्पेस बनेगी हमारे पास इवेंट की, एक ये बनता है हेड टेल 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 हेड, ये 2 कंसेक्यूटिव 2 पॉसिबिलिटीज बनती है। ठीक है, अब फार्मूला बाय फार्मूला हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फार्मूला किसके बराबर है? एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ए 1 2, टोटल कितने इवेंट्स हैं? 2 इवेंट्स हैं, और यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल सैंपल स्पेस कितनी आती है? 8 के बराबर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट 5 स्टार्ट करते हैं। चल बेटा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। आ डाइस इज रोल्ड, एक डाई है, लूडो का दाना है, उसे रोल करना है, एंड कॉइन इज टॉस टुगेदर, यानी एक डाइस यानी लूडो के दाने को और कॉइन यानी हमारे पास जो सिक्का होता है उसे टॉस करना है इकट्ठा, और फाइंड द सैंपल स्पेस ड्राइंग पॉसिबिलिटी डायग्राम। हमने सैंपल स्पेस, ट्री डायग्राम नहीं, पॉसिबिलिटी डायग्राम, ये हम बता चुके हैं। पॉसिबिलिटी डायग्राम हमें रो और कॉलम के अंदर रिप्रेजेंट करना पड़ता है। पॉसिबिलिटी डायग्राम हमारे पास इस शेप के अंदर होती है, रोज और कॉलम्स की शेप के अंदर। जब ट्री डायग्राम की बात करें तो एरो के साइन को हम यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर पहले हमने ड्रॉ करनी है एक डाई और कॉइन की मदद से। तो यहां पर हमारे पास एक डाइस आ जाएगी, डाइस को इधर रिप्रेजेंट कर देते हैं, डाइस यानी लूडो के दाने को, और यहां पे कॉइन को रिप्रेजेंट कर देते हैं हम। ठीक है, डाइस की अगर हम बात करें तो उसमें 1 2 3 4 5 6, अगर कॉइन की बात करें हेड होगा, यहां टेल। अब हमने इसको लिस्ट करना है, कैसे करना है उसके बाद इसकी सैंपल स्पेस को कंप्लीट करेंगे। 1 के साथ हेड आ सकता है, 1 हेड, 1 टेल, 2 हेड, पहले इसको लिख लें 3 हेड, 4 हेड, उसके बाद 5 हेड, लास्ट में 6 हेड, ये पॉसिबल आ गया। उसके बाद 2 टेल, उसके बाद 3 टेल, 4 टेल, 5 टेल, 6 टेल आ जाएगा। तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी डायग्राम बन चुकी। अब हमने इसकी सैंपल स्पेस लिखनी है फाइनल। ठीक है, उसे लिस्ट कर देते हैं क्या क्या सैंपल स्पेस बनती है। एक तो ये नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, और आगे हमारे पास दूसरे नंबर्स आ रहे हैं यहां पर कॉलम्स की फॉर्म के अंदर। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या बनेगी? 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड, 5 हेड, 6 हेड, बिल्कुल इसी तरह 1 टेल, 2 टेल, 3 टेल, 4 टेल, 5
टेल और लास्ट में 6 टेल, तो ये सैंपल स्पेस आ जाएगी हमारे पास। पहले हमने पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाई, एक डाई को रोल किया और एक कॉइन को टॉस किया, तो ये फाइनल सैंपल स्पेस आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब इसका हमने सेकंड पार्ट स्टार्ट करना है। चलिए बेटा अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। फाइंड सैंपल स्पेस बाय स्केचिंग ट्री डायग्राम। हमारे पास एक डाई है और एक कॉइन है। पहले तो हमने पॉसिबिलिटी डायग्राम को इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमने ट्री डायग्राम की मदद से, यानी एक डाइस और एक कॉइन की मदद से सैंपल स्पेस फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, तो पहले डाई है, तो पहले डाई इस तरह मैं छोटी सी एक डाई यानी लूडो का दाना ये बना लेता हूं। ठीक है, डाई, डाई के ऊपर नंबर्स क्या होते हैं, अगर मैं इसको शो करना चाहूं तो नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन 1, थोड़ा सा फासला रखते हैं, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये तो डाइस आ चुकी है हमारे पास। क्या आ चुकी, डाइस के ऊपर रिप्रेजेंटेशन हमारे पास 1 2 3 4 से लेकर 6 तक। आगे क्या है, क्वाइन, यानी ये जो डाइस के हमारे पास नंबर्स आए हैं, इसके साथ क्वाइन में या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अगर बात करें तो हर नंबर के साथ 1 के साथ हेड, 1 के साथ टेल, इसी तरह 2 के साथ हेड, 2 के साथ टेल, बिल्कुल इसी तरह ये भी पॉसिबिलिटी है, हेड और इधर टेल, उसके बाद हेड टेल, 5 के साथ भी हेड टेल, इसी तरह 6 के साथ भी हेड और टेल। तो इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे हम। ठीक है, अगर आपने इसे सैंपल स्पेस फॉर्म के अंदर लिखना है वो मैं यहां पर लिख चुका हूं। जरा देखिए, इसको सैंपल स्पेस यही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने दोबारा रीराइट कर लेनी इसको यहां पर सैंपल स्पेस। ठीक है, मेरे पास जगह कम है तो आपने ये सैंपल स्पेस दोबारा यहां पर लिखनी है। चलिए इस तरह करके मैं लिख ही देता हूं ताकि मिक्स ना हो चीजें। तो सैंपल स्पेस मुझे लिखनी है एक डाई और एक कॉइन की, तो 1 हेड, अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं इसकी, 1 के साथ क्या हेड और साथ में क्या है 1 के साथ टेल, 1 हेड 1 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, इसके बाद 3 हेड 3 टेल, उसके बाद 4 हेड 4 टेल, उसके बाद 5 हेड 5 टेल, 5 हेड 5 टेल, उसके बाद 6 हेड 6 टेल। तो ये सैंपल स्पेस, इसमें इस फॉर्म के अंदर मैंने रिप्रेजेंट किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे इस तरह लिख ले चाहे इस तरह लिख ले, आगे पीछे नंबर से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर मैंने पॉसिबिलिटी डायग्राम की मदद से और यहां पे ट्री डायग्राम की मदद से सैंपल स्पेस को कंप्लीट कर लिया। अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल एंड एन इवन नंबर, यानी टेल हो, ठीक है, और साथ में क्या हो, इवन नंबर हो हमारे पास। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अच्छा बेटा यहां पे पहले इवेंट सेलेक्ट कर रहे थे। इवेंट क्या हमारे पास 1 टेल एंड इवन नंबर, जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अगर बात करें इसके सैंपल स्पेस की, इसके अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं, 1 टेल एंड इवन नंबर। टेल तो ये है लेकिन ये ऑड नंबर है, ये टेल ये इवन नंबर एक ही हो जाएगा, टेल इवन नंबर एक ही हो जाएगा, टेल इवन नंबर ये चीज हो जाएगी। ये जो तीनों मैंने मार्क किए हैं ये हमारे पास इवेंट है। 2 इवन नंबर है, साथ में टेल आ गया। 4 इवन नंबर है, साथ में क्या आ गया टेल। 6 इवन नंबर है, साथ में क्या आ गई टेल। तो ये मेरे पास इवेंट है। इसके जो एन ऑफ ए, इसमें जो एलिमेंट्स है टोटल कितने 1 2 3 एलिमेंट्स है, और एन ऑफ एस टोटल सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल सैंपल स्पेस कितनी है 12 के बराबर। अब हमारे पास बाय फार्मूला जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जिस इवेंट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर है, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस के बराबर। तो एन ऑफ ए कितने हैं 3 एलिमेंट्स हैं, ये जो हमने निकाले 1 टेल और इवन नंबर, और टोटल सैंपल स्पेस कितनी है 12। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1/4 फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट ट्री डायग्राम की मदद से, और ये लास्ट पार्ट हमारे पास जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी मालूम कर ली। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। 12.1 का स्टेटमेंट है 2 अनबाइस्ड डाइस आर रोल्ड वंस।
दो डाइसेस को हमने रोल करना एक दफा। फाइंड सैंपल स्पेस बाय स्केचिंग ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम की मदद से मुझे इसकी सैंपल स्पेस फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, चलो जी, ट्री डायग्राम में दो कॉइन की बात कर रहे हैं, तो पहले फर्स्ट कॉइन के ऊपर एलिमेंट्स क्या होता है हमारे पास, तो वन बाय वन सॉल्व करते हैं। मैं एक एक करके लिखूंगा ताकि हमें डायग्राम बनाने में आसानी हो। अगर फर्स्ट कॉइन की बात करें उसमें नंबर होगा 1, ठीक है। 2 3 4 5 6 चलेंगे, लेकिन मैं एक दफा नहीं लिख रहा क्योंकि स्पेस को भी हमने मैनेज करना है। अगर सेकंड डाई की बात करेंगे तो यहां पे 1 के साथ आगे 1 1 भी आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, 1 4 1 5 1 6, ठीक है। तो इस तरह आपने आगे 6 लाइंस ड्रॉ करनी है इस पहले एलिमेंट के साथ। 1 2 3 4 5 और ये 6, हर एक के ऊपर आपने नंबर्स को रिप्रेजेंट लाजमी करना है। तो यहां पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। इसकी डायग्राम थोड़ी कंजेस्टेड बनाए, जरा ज्यादा बड़ी बनाएंगे तो पेज पे मैनेज नहीं होगी हमारे पास, ठीक है। 1 के साथ कर दिया, अब बारी किसकी है, 2 की। जब आपने 2 को रिप्रेजेंट करना है यहां पे सेकंड नंबर, बिल्कुल इसी तरह मैनेज करते हैं इसे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 नंबर को मेंशन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। बिल्कुल, अब बारी किसकी है, 3 की। 3 को मैनेज करते हैं। 3 को जब मैनेज करना है यहां पे, तो ये आ जाएगा मेरे पास, यहां पे 6 लाइन्स ड्रॉ करनी, 1 2, बल्कि इधर भी दरम्यान में करें, 2 3 4 5 और ये, बल्कि एक मैं इधर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ताकि मैनेज हो जाए किसी तरीके से। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब बारी किसकी बेटा, 4 की। जब 4 को करना है आपने तो 4 को रिप्रेजेंट करते हैं यहां पे, 4 के साथ 6 लाइन्स ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4, बल्कि इधर एक और ऊपर कर लेते ताकि मिक्स ना हो, ये 6 हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। मैनेज करना आसान हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब 4 तो हो चुका, अब बारी किसकी है, 5 की। मेरे पास जगह कम है तो मैं यहां पे इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं 5 को। तो 5 की बात करेंगे तो आगे इसी तरह लाइन ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4 5। थोड़ी सी लाइन को बड़ा कर लेते ताकि नजर आए विजुअल आराम से। 1 2 3 4 5, एक और करनी है जी, एक और कर लेते, ये 6 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो मैनेज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। लास्ट में रह गया 6। इसी तरह 6 को रिप्रेजेंट करना हमने, तो 6 को रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। ये तमाम लाइंस आ चुकी। अब इनके ऊपर नंबर को लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6। तमाम के साथ एरो का निशान लगाने तो कोई जरूरी नहीं है, पहले भी मैंने नहीं लगाई, इस दफा लगा दूं ताकि चीजें क्लियर नजर आए आपको एरो के साइन के साथ। तो ये हमारे पास ट्री डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है। हर एलिमेंट, ये फर्स्ट डाई के एलिमेंट थे और आगे ये सेकंड डाई के, हर एक के ऊपर मैंने इनको नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया, 1 से लेकर 6 है। हर नंबर, पहली डाई का हर नंबर के साथ 6 नंबर्स को रिप्रेजेंट करना, ये 2 डाइसेस की सैंपल स्पेस कहलाती है हमारे पास, ठीक है। अगर अब आपने इसकी सैंपल स्पेस लिखनी है यहां पे, चलिए सैंपल स्पेस नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखनी है आपने, मैं साथ ही यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं सैंपल स्पेस को। सैंपल स्पेस किस तरह रिप्रेजेंट करनी है आपने, चल बेटा अब सैंपल स्पेस लिखते हैं इसकी। तो सैंपल स्पेस हमने कैसे लिखनी है, जो फर्स्ट डाई का पहला एलिमेंट है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरह लिखना है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और लास्ट में 1 6, ये चीज आ जाएगी। इसको क्लियर कर लिया। अब बारी इसकी 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इस तरह लिखेंगे यहां पे, 2 1 2 2 2 3, उसके बाद 2 4 2
5 2 6, ये चीज आ जाएगी। अब बारी किसकी 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ठीक है बेटा। उसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, तो देखो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। अब बारी किसकी 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, याद देगा यहां पर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और लास्ट में क्या देगा 5 6, लास्ट नंबर आ गया 6 6 के साथ ये एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन बनाना है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और लास्ट में क्या गया 6 6, तो ये सैंपल स्पेस आ चुकी। पहले हमने ट्री डायग्राम को कंप्लीट किया, ट्री डायग्राम को कंप्लीट करने के बाद इसकी सैंपल स्पेस को भी रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो टोटल सैंपल स्पेस बेटा इसकी बनती 36 1 2 3 4 5 6, पहली डाइस पे दूसरी डाइस पे 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 के बराबर आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब सेकंड स्टार्ट करते हैं इसका। चलिए बेटा सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, फाइंड सैंपल स्पेस बाय पॉसिबिलिटी टू डाई। चलिए बेटा सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का, फाइंड सैंपल स्पेस बाय पॉसिबिलिटी डायग्राम। डायग्राम की मदद से, पॉसिबिलिटी डायग्राम बेटा हमारे पास दो डाइसेस हैं। अब फर्स्ट डाई को इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, सेकंड डाई को मैंने इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि हमने रो और कॉलम्स की फॉर्म के अंदर इसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। चलिए ये बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, 1 का 1 के साथ पेयर बनेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और लास्ट में 1 6। पॉसिबिलिटी डायग्राम बहुत आसान होते हैं, सिर्फ नंबर्स को रिप्रेजेंट करके पेयर बनाने होते हैं। 2 1 2 2 3 3 सॉरी 2 2 2 3 है ये 2 3 2 4 2 5 और लास्ट में 2 6 आ जाएगा। इसी तरह 3 की बारी है, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 आ जाएगा। अब 4 की बारी, 4 को इनके सबके साथ करना है, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 आ जाएगा। अब 5 की बारी, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 आ जाएगा। अब लास्ट में बारी किसकी 6 की, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस ही है, समझ ले। तो सैंपल स्पेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी दो डायग्राम, पॉसिबिलिटी डायग्राम की दो डाइसेस की मदद से, ठीक है। ये क्लास 9 के अंदर बेटा हम ये चीज सीख चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फर्स्ट पार्ट उसने हमसे क्या पूछा है, सेम नंबर ऑन बोथ डाइसेस, यानी सेम नंबर हो दोनों डाइसेस के ऊपर। अच्छा बेटा बड़ा सिंपल सा वे है, सेम नंबर्स 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी ये नंबर्स है, इसके अलावा आपको सेम नंबर नहीं मिलेंगे दो डाइसेस की जो सैंपल स्पेस ऊपर हमने बनाई है, ठीक है। तो इवन जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी उसे ए कह देते हैं। उसमें एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं सेम नंबर्स के, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और लास्ट में 6 6, ये सेम नंबर है जिनकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी दो डाइसेस के ऊपर, ठीक है। अब फार्मूला यूज करते हैं, बाय फार्मूला, सिंपल सा फार्मूला बेटा। प्रोबेबिलिटी हमने जिस इवेंट की निकालनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस, एन ऑफ ए यानी ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 6 डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस, ये टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास 36 है। 6
मल्टीप्लाई बाय 6, 36 बनती है हमारे पास। ठीक है, तो सॉल्व करने से प्रोबेबिलिटी आ जाएगी सेम नंबर की 1/6 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब आगे थे सेकेंड बी पार्ट, जो आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिस इवेंट, उसे मैं ए कह रहा हूं, हमने इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्रोडक्ट एज ए प्राइम नंबर, यानी जब आप उसे मल्टीप्लाई करें तो प्राइम नंबर मिले। ये टोटल बेटा 36 है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 आंसर, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 आंसर, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 आंसर। इस तरह कैलकुलेशन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आपने कैसे तलाश करना है कि आपने इनमें से वो नंबर तलाश करने हैं, वो पेयर तलाश करने हैं, वो पेयर जिनको मल्टीप्लाई करने से प्राइम नंबर बने। अगर मैं आपसे पूछूं, सिंपल बात पूछता हूं मैं आपसे, सैंपल स्पेस एक डाइस की 1 2 3 4 5 6, इसमें प्राइम नंबर कौन से हैं? अगर एक को लेके चलें, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं होता हमारे पास। ठीक है, प्राइम नंबर को अलग कर लें, 2 को कर लिया, 3 को कर लिया और 5 को कर लिया हमने। ठीक है, अब ये जो प्राइम नंबर्स होते हैं ये अपने टेबल और 1 के अलावा किसी और टेबल पे नहीं जाते, यानी इसका जो पेयर बनेगा या तो वो 1 का डिविजिबल होगा या 2 का डिविजिबल होगा। एक तो ये बनेगा, दूसरा 2 1, ये दोनों मौजूद है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आप तो वो प्राइम नंबर बनता है। जरा ये देखें, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है हमारे पास। ठीक है, तो ये एक तो ये मिल गए। इसी तरह दूसरा प्राइम नंबर क्या था इसमें से 1 डाइस में, ये या तो इसका 1 3 होगा या 3 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ये भी 3 आंसर बनता है। ठीक है, या तो ये 1 5 होगा या 5 1 होगा आपके पास। ठीक है, इनके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं जिनको मल्टीप्लाई करने से आपको प्राइम नंबर मिले। शॉर्टकट वे बता दिया, सिंगल डाइस के ऊपर प्राइम नंबर अलग अलग कर लें 2 3 5 और उसको 1 के साथ पेयर बनाने। 1 पहले आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, 1 पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, 1 पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल 1 2, ये मैंने आपको बता दिया 2 1। प्राइम नंबर 2 होते हैं, 2 के साथ मैंने 1 पहले लिख लिया, बाद में। दूसरा प्राइम नंबर क्या होता है 3, 3 के साथ 1 पहले, 3 के साथ 1 बाद में। और नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या 5, 1 पहले, 5 के साथ 1 बाद में। तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे। अब फार्मूला यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी जो हमने फाइंड आउट करनी है बाय फार्मूला। फार्मूला क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। अब यहाँ पे जो इवेंट है इसमें काउंट करते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। एन ऑफ ए की वैल्यू 6 है, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो 6 एलिमेंट्स है और टोटल सैंपल स्पेस कितनी है 36। जब इसे भी सॉल्व करेंगे तो 1/6 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों हमारे पास। अब आगे आते हैं नेक्स्ट सी पार्ट, जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने। द सम इज एन इवन नंबर, द सम एज इवन नंबर, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी वो नंबर क्या है, इवन नंबर। अब जरा देखें, ये टोटल 36 है हमारे पास सैंपल स्पेस। अगर हर एक को प्लस करेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी इवन नंबर्स को काउंट करना कि वो कौन कौन से नंबर हैं जिनको प्लस करने से इवन नंबर मिले। अब आपको सिंपल वे से बताते हैं, या आपने कैसे इसके याद करना है। इसको भी मैं इवेंट ए कहता हूं जिसकी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे इसमें सिंगल डाइस के ऊपर 3 4 5 6, तो ये इवन नंबर है। इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 4 और 6। अब जरा देखिए, अंदर ना देखना, 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। एक पेंसिल से मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये नंबर होगा एक, तो ये मिलेगा। इवन नंबर ये है, इवन नंबर ये है। अब इनको आपस में मिलाते हैं डायगोनली, जब मैं इनको मिलाऊंगा तो ये भी मेरे पास प्लस करने से आंसर क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। लास्ट में क्या 6, जब मैं इन्हें प्लस करूंगा इन नंबर्स को तो ये भी मेरे पास कौन से नंबर्स मिलेंगे, इवन नंबर्स मिलेंगे। तो ये बड़ा शॉर्टकट वे है जो मैंने आपको बता दिया। आपको पता चल जाएगा सिर्फ ये जो अंदर नंबर है 1 1, इनको प्लस करेंगे 2 आंसर इवन नंबर, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 1 + 3 4, ये भी इवन नंबर है। तो यानी ये जो मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं आपकी आसानी के लिए, जो अंडरलाइन किए ये वाले शेडेड, ये ठीक है, इसको बाद में रेज कर दीजिएगा, पेंसिल मैंने इसलिए यूज की है तो सैंपल स्पेस लिखने में हमें आसानी होगी। अब बात यहां पे खत्म नहीं होती। अगर देखिए इनमें गैप आ रहा है, दरमियान वाले नंबर छोड़ दिए, इसके बाद ये नंबर छोड़ दिए हमने,
उसके बाद जब बात की ये सारे इवन नंबर प्लस करने से, हमने ये वाले नंबर छोड़ दिए। उसके बाद आपने ये नंबर छोड़ देने, ये डायगोनल ये वाले मार्क कीजिए, ये वाला नंबर, ये भी प्लस करने से इवन नंबर बनेगा। तो देख लीजिए एक डायगोनल छोड़ते जा रहे हैं, दरमियान में स्पेस। बिल्कुल इसी तरह इसको भी ये अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, ये वाला नंबर, ये भी, और लास्ट में ये भी। जैसे मैंने स्टार्ट किया था, आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये इवन नंबर्स को मार्क कर लिया, इवन को इनको मिला दिया तो सारे दरमियान में ये भी आएंगे, लेकिन दरमियान में गैप आता है, एक डायगोनल छोड़ के फिर दूसरा डायगोनल छोड़ देना, फिर इस तरह तीसरा, चौथा, पांचवा, ये डायगोनल छोड़ देना। ये जो मैंने अंडरलाइन किए ये सारे के सारे इवन होंगे, यानी इनको प्लस करने से आंसर क्या आता है, इवन। अब काउंट करते हैं जी। ए पहला गया 1 1, जिसको मैंने हाईलाइट किया पेंसिल के साथ, 1 1। ये वाला बनता है हमारे पास 3 1 2 2 1 3, सारे लिखने हमने। उसके बाद 5 1 4 2 3 3 3 3 के बाद 2 4 2 4 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 5, ये आ चुका। उसके बाद बारी किसकी है, यहां पे 5 1 की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहां पे जो अंडरलाइन किया ये वाला नंबर 5 1, इसका भी इवन आंसर आता है। 4 2, सॉरी बेटा ये हो चुका था कॉलम, अब बारी इसकी थी 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6। उसके बाद इसकी बारी है 6 4 5 5 और 4 6। उसके बाद नेक्स्ट बारी किसकी, लास्ट में 6 6 की, ठीक है। 2 3 तरीके हैं, ये डायगोनल वाला सिंपल तरीका होता है, एक डायगोनल छोड़ के फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये तमाम सैंपल स्पेस आ चुकी है। काउंट करते हैं बेटा कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18, सॉरी ये मैंने काउंट कर दिया था, ये काउंट नहीं करना था, टोटल 18 बनते हैं। अब फार्मूला यूज करते हैं बाय फार्मूला। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी ए की, ठीक है, जिनको प्लस करने से इवन नंबर बनता है। तो टोटल कितने हो गए, ये मैंने काउंट किए, टोटल 18 बने, और टोटल सैंपल 36, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। चल बेटा लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, डी पार्ट। अब हमने बेटा जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सम इज 13, यानी प्लस करने से 13 आंसर आए, लेकिन जब दो डाइसेस को रोल करते तो मैक्सिमम हमें 6 मिलता है, जब इनको प्लस करते तो मैक्सिमम वैल्यू 12 आती है, 12 से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट के अंदर आएगा, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। सम कभी भी 13 नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल इवेंट। जब इम्पॉसिबल इवेंट होगी तो फॉर्मूला लगेगा वही बाय फार्मूला। प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, सम इज 13, फार्मूला किसके बराबर, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस के बराबर। तो इम्पॉसिबल इवेंट से मुराद इसकी नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होगी, तो 0, तो है ही नहीं वो नंबर, तो टोटल कितने हो गए 36 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। तो यहां पर हमारा डी पार्ट भी कंप्लीट हो चुका। हमें 4 पार्ट्स गिवन थे, ए बी सी और ये डी, तमाम के तमाम हमने 2 सैंपल स्पेस की मदद से कैलकुलेशन कर ली, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, 3 कॉइन्स को टॉस करना है कंबाइंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, हमने इनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है। अच्छा बेटा 3 कॉइन्स को टॉस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने ट्री डायग्राम की मदद से 3 कॉइन्स को टॉस करना सीख लिया और मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहां पर अगर आपने सैंपल स्पेस बनानी है तो क्वेश्चन नंबर 1 को दोबारा देख लीजिए। तो मैं यहां पर नहीं बता रहा कि 3 कॉइन्स को टॉस करने से सैंपल स्पेस कैसे बनती है, वो आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तीसरी दफा रिपीट हो रहा है सवाल 3 कॉइन्स वाला। तो सैंपल स्पेस में यहां पे डायरेक्ट लिखूंगा, वो आपने खुद बनानी है। अब जब 3 कॉइन्स को टॉस करें तो तीनों हेड आ सकते हैं, हेड हेड हेड, उसके बाद 2 हेड 1 टेल आ सकते हैं, उसके बाद हेड दरमियान में टेल और फिर हेड, और नेक्स्ट आउटकम क्या होती है, हेड टेल 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 हेड हेड
टेल, हेड, टेल, 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 हेड, और ये आ जाएगा फाइनली लास्ट में टेल, टेल, टेल। क्वेश्चन नंबर 1 को देख ले, उसमें मैंने आपको सैंपल स्पेस 3 कॉइन्स की बनाना सिखा दिए। ठीक है, चलो जी आगे। उसने फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है, यहां पे लिखा है फर्स्ट पार्ट, दोबारा मैं लिख देता हूं। फर्स्ट पार्ट क्या, ऑल टेल्स। क्या मालूम करनी, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, ऑल टेल की। जरा समझते जाएं। तो पहला इवेंट ऑल टेल्स, यानी सिर्फ टेल हो, यानी 3 कॉइन्स को टॉस करें, टेल के अलावा कुछ ना मिले, तो ये लास्ट वाला नंबर हमारे पास है। ठीक है, ऑल टेल्स, ऑल टेल से मुराद, तो ये आ जाएगा हमारे पास तीनों के तीनों टेल्स आ चुके। ठीक है, अब फॉर्मूला यूज करते हैं, बाय फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा, n ऑफ a ओवर n ऑफ s। ठीक है, n ऑफ a सिर्फ एक एलिमेंट है, और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 1/8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो बेटा सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट हमें स्टेटमेंट गिवन है, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, हमने जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो कम से कम एक हेड जरूर हो। ठीक है, अब इसका इवेंट क्या बनेगा हमारे पास, इसके सैंपल पॉइंट चेक करते हैं। ये सैंपल स्पेस हमारे पास। ठीक है, एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड जरूर हो। सिर्फ इसमें हेड नहीं है, बाकी तमाम में हेड मौजूद है हमारे पास। कम से कम एक भी हो सकता है, 2 भी आ सकते हैं, और मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 3। सिवाय इसके बाकी तमाम हमारे पास इवेंट बनेगा यहां पे। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एटलीस्ट वन हेड से मुराद, यहां से शुरू कर दें, चाहे जैसे लिख लें, तीनों हेड भी हो सकते हैं, 2 हेड 1 टेल, ये भी, ये इसमें भी 2 हेड 1 टेल है, लेकिन ये एक वाला भी चलेगा, कम से कम एक की बात की है उसने। तो ये आ जाएगा हमारे पास हेड, टेल, टेल, ये वाला भी आएगा, टेल, हेड, हेड, ये वाला भी आएगा, ये बनेगा हमारे पास टेल, हेड, टेल, और लास्ट में क्या बनेगा, टेल, टेल, हेड। सिवाय इसके तमाम बनेंगे हमारे पास। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 बनेंगे एटलीस्ट, कम से कम एक हेड, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 3 हेड हो सकते हैं। ये सिंपल वे से लेके चल रहा हूं, दूसरे तरीके से कॉम्प्लीमेंट वाले तरीके से भी हम कर सकते हैं, लेकिन मिक्स नहीं करनी चीजें, मैं एक ही वे से लेके चलूंगा आपको बाय फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a is equal to n of a over n of s is equal to n of a 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ जाएगा 7 बाय टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास कितनी है, 8 के बराबर है। ठीक है, तो यह आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का भी। अब आगे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। चल बेटा थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, एट मोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 से ज्यादा नहीं। अब इसको लिखना कैसे, इवेंट को जरा ये देखना है, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल्स की बात कर रहे हैं, 2 से ज्यादा नहीं होंगे, 2 से ज्यादा से मतलब सिर्फ ये वाला नहीं होगा, बाकी सारे ही होंगे। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं, स्टेटमेंट का थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी एलिमेंट्स वही बनने। इसमें था एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड जरूर आए, इनमें सब में आपको कम से कम एक हेड जरूर नजर आएगा। अब उसने बात की एटमोस्ट 2 टेल्स, ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल हो सकती है, 2 से ज्यादा नहीं। तो मैक्सिमम टेल्स कितनी है, 3, इसको कंसीडर नहीं करना, बाकी सारे कंसीडर हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 2, ये भी आएगा, ये भी बनेगा। ज्यादा से ज्यादा 2 कम हो सकता है, 1 टेल भी आ सकता है, 2 टेल वाला भी मिल सकता है, 1 टेल वाला भी, 1 टेल वाला भी, और 9 टेल वाला भी, ये भी उसमें आएगा। ज्यादा से ज्यादा 2 टेल्स, इसमें टेल नहीं भी है लेकिन ये भी काउंट होगा हमारे पास। ठीक है, तो यह आ जाएगा हमारे पास हेड, 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 टेल, हेड, टेल, हेड, हेड, टेल, 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 हेड, हेड, और उसमें आ जाएगा टेल, हेड, टेल, और लास्ट में क्या आ जाएगा, टेल, टेल, हेड। तो ये टोटल 7 बनते, 1 2 3 4 5 6 7, ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, जो इसके इवेंट बनते हैं इसके भी वही बनते हैं, स्टेटमेंट थोड़ी सी अलग है, एटलीस्ट 1 कह ले या एटमोस्ट 2 टेल्स कह लें। ठीक है, तो बाय फार्मूला यूज करते हैं। अब
बाय फॉर्मूला क्या प्रोबेबिलिटी हमने निकाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल होता है एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो ए के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना 7, और सैंपल स्पेस कितनी है टोटल 8 के बराबर हमारे पास। ठीक है, तो ये सी पार्ट भी हमारा मुकम्मल हो चुका। चलिए बेटा फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है टू हेड्स जिसमें सिर्फ दो हेड्स हों। क्या हो? दो हेड, सिर्फ दो हेड्स वाला। एक ये है जिसमें दो हेड हैं, एक ये वाला है, एक आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तीन बनते हैं हमारे पास। कौन कौन सा बनता है? एक ये बनता है जिसमें दो हेड आते हैं, हेड हेड टेल। उसके बाद यहां पर भी दो हेड है, हेड टेल हेड, और लास्ट में क्या है? टेल हेड हेड। ये वो इवेंट्स हैं, सैंपल पॉइंट, जिसमें हमारे पास दो हेड्स आते हैं। हमें सिर्फ दो हेड्स चाहिए। अब फॉर्मूला यूज करते हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो एन 1 2 3, ए में कितने एलिमेंट्स है? 3, और टोटल सैंपल स्पेस कितनी? 8 हमारे पास है। ठीक है, टोटल कितनी? 8। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास फोर्थ पार्ट का। अब आगे सोल्व करते हैं फिफ्थ पार्ट। पांचवें पार्ट में बेटा पूछा उसने हमसे एट मोस्ट टू हेड्स, एट मोस्ट टू हेड्स। जरा ये भी समझना आपने, ज्यादा से ज्यादा दो हेड हो, ज्यादा से ज्यादा दो हेड, दो से दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन तीन वाला नहीं होगा। हेड तीन वाला नहीं होगा, सवाए तीन के ये सारे लिखने हैं आपने। जैसे यहां पे एटमोस्ट टू टेल्स था, हमने ये एलिमेंट नहीं लिखा था जिसमें तीन टेल्स आ रही थी, उसको छोड़ दिया, बाकी सारे लिख लिए। अब एटमोस्ट टू हेड्स की बात करेंगे, यही नहीं लिखेंगे, बाकी सारे लिख देंगे। तो यहां पर हमारे पास जो आ जाएगा ए इवेंट पहले के अलावा बाकी सारे आ जाएंगे। ये तीन हेड है, ये नहीं चाहिए। एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा दो, एक और जीरो भी हो सकता है। तो ये आ जाएगा हेड हेड टेल हेड टेल हेड, ये वाला यहां से लेकर एंड तक लिखना हमने। तो ये आ जाएगा हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड, और लास्ट में क्या जाएगा? टेल टेल टेल। तो ये चीज आएगी 1 2 3 4 5 6 और एक 7। एटमोस्ट टू हेड्स, ज्यादा से ज्यादा दो, इसमें दो है, इसमें दो है, ज्यादा से ज्यादा दो, एक भी हो सकता है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, दो हेड वाला, एक वाला भी चाहिए, एक वाला भी, और नो हेड वाला भी चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी। अब फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पे बाय फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या बेटा बनेगा हमारे पास इसको सोल्व करने के लिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आ गए। 7 टोटल कितने हमारे पास? 8। तो 7/8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें लास्ट पार्ट सोल्व करना है, नो हेड। छठा पार्ट क्या है? नो हेड, जिसमें हेड ना हो, जिसमें हेड ना हो। देखते हैं कौन सा वाला जी जिसमें हेड नहीं है हमारे पास। तो ए, सिर्फ एक एलिमेंट है ये वाला जिसमें हेड नहीं है, बाकी सब में आपको हेड नजर आएगा, पहले से लेके ये सेकंड लास्ट तक। तो ये नो हेड से बराबर तीनों के तीनों क्या होंगे? टेल होंगे। हमारा सिर्फ एक इवेंट मिलता है। अब फार्मूला यूज कर लेंगे बाय फार्मूला। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार हो गया इसका। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर होती है? एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स है? सिर्फ एक। टोटल सैंपल स्पेस कितनी? तो 1/8 आ जाएगा इसका आंसर। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बेटा कंप्लीट हो चुका। ठीक है, हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये लास्ट में 6 पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं 12.1 का। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है अ बैग कंटेन 4 रेड बॉल्स। रेड बॉल्स कितनी है? रेड को बेटा मैं आर के साथ लिख देता हूं। ठीक है, 5 व्हाइट बॉल्स है, इसे मैं डब्ल्यू के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूं। 6 ग्रीन है, इसे मैं जी के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूं। और लास्ट में ब्लैक बॉल्स कितनी है? 3। और टोटल ब्लैक बॉल्स, टोटल बॉल्स कितनी हो जाएगी चेक करते हैं। रेड कितनी है? 4, व्हाइट कितनी है? 5, ग्रीन कितनी है? 6, ब्लैक बॉल कितनी है? 3, और टोटल कितनी होगी हमारे पास? 18 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, पहले जितनी बॉल्स गिवन थी उन्हें हमने रिप्रेजेंट कर दिया, उसके बाद इसका टोटल कर लिया हमने यहां पर। ठीक है, टोटल कितना आ गया? 18। अच्छा, अब आगे हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी 1/1। तो फर्स्ट पार्ट उसने यहां पे लिखा है व्हाइट बॉल। तो पहली चीज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? व्हाइट बॉल की। हमने व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। व्हाइट
बॉल। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जो इवेंट निकालना है व्हाइट बॉल, किसकी? व्हाइट बॉल की। अब व्हाइट बॉल्स हमारे पास टोटल कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। व्हाइट को बेटा डब्ल्यू के साथ रिप्रेजेंट कर ले, फिर मिक्स नहीं होगी चीजें, ठीक है। डब्ल्यू के साथ रिप्रेजेंट कर दिया और इसमें एन ऑफ डब्ल्यू। टोटल कितनी व्हाइट बॉल्स हैं? 5 हैं। अब बाय फार्मूला हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जब प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, अब इवेंट मैंने डब्ल्यू लिखा है, व्हाइट बोर्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो एन ऑफ डब्ल्यू ओवर टोटल सैंपल स्पेस। डब्ल्यू कितने हैं? 5 है और टोटल सैंपल स्पेस कितनी है? 18 आ जाएगी हमारे पास, तो ये आंसर आ जाएगा। सेकंड प्रोबेबिलिटी हमने बेटा निकालनी है रेड बॉल्स की। सेकंड प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? रेड बॉल। चले जी, इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैं आर के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूं, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी आर इज इक्वल टू रेड बॉल। और टोटल रेड बॉल्स हमारे पास कितनी है? देखते हैं। टोटल रेड बॉल्स 4 है, इसको इधर लिख लें। अब आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसे कंप्लीट करते हैं क्वेश्चंस को बाय फार्मूले की मदद से। बाय फार्मूला प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला क्या है? अब इवेंट को मैंने आर के साथ लिखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो रेड से मुराद एन ऑफ आर ओवर टोटल सैंपल स्पेस। तो कितनी रेड बॉल्स है हमारे पास? 4 डिवाइडेड बाई 18। अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये 2/9 इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड पार्ट का। नो वाइट। आगे जो सॉल्व करना है हमने, जिसमें लिखा है थर्ड पार्ट, नो वाइट बॉल। अगर ये बात को समझें कि नो वाइट बॉल को कैसे नॉट वाइट लिखा हुआ, चलो कोई बात नहीं, एक ही चीज है। अब इसको कैसे सोल्व करें? 2 मेथड्स हैं, ठीक है। अगर बात करें नो वाइट की, वाइट तो हमने सोल्व कर चुके हैं। वाइट हमारे पास कितने हैं? वाइट कितने हैं बेटा हमारे पास? 5, तो ये आ जाएगा 5। लेकिन नॉट वाइट, नॉट वाइट से मुराद इसका कॉम्प्लीमेंट, क्या चीज? कॉम्प्लीमेंट। सॉरी, यहां पे इसको इस तरह लिखें, व्हाइट बॉल को डब्ल्यू के साथ मैंने रिप्रेजेंट किया था और व्हाइट बार कॉम्प्लीमेंट नॉट वाइट, नॉट वाइट। अब देखिए व्हाइट नहीं, अगर व्हाइट ना हो तो बाकी वो रेड भी हो सकता है, वो ग्रीन भी हो सकता है, वो ब्लू भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है। तो यहां से इसकी जो सैंपल स्पेस थी हमारे पास डब्ल्यू की, वो तो 5 थी। कितनी थी बेटा? 5 थी, ठीक है। हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट के फार्मूले से, या आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने डायरेक्ट सॉल्व करना है, नो वाइट से मुराद आइदर यहां तो वो रेड होगी, ग्रीन होगी और ब्लैक बॉल होगी हमारे पास, ठीक है। मैं सिंपल वे से लेके चल रहा हूं तो ताकि हमारे लिए क्लियर हो चीजों को समझना। तो ये टोटल रेड कितनी है हमारे पास? तो रेड कितनी थी? 4 प्लस 6 प्लस 3, टोटल कितना हो जाएगा? चेक करते, 13 बनेगा। तो अब प्रोबेबिलिटी निकालना हमारे लिए आसान होगा। मैं सिंपल वे से आपको लेके चल रहा हूं, मैं कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकता था। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वाइट, ये बार है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू ओवर ये वैल्यू, टोटल कितने आ गए? ये 13/18 आ चुका हमारे पास, ठीक है। व्हाइट बॉल तो हमारे पास 5 थे, लेकिन हमने डब्ल्यू नॉट वाइट की निकाली। नॉट वाइट से मुराद आइदर रेड, ग्रीन और ब्लैक। रेड कितने थे? 4, ग्रीन कितने थे? 6, ब्लैक कितने थे? 3। टोटल कितने हो गए हमारे पास? ये आ गया। अब मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी इस इवेंट की नॉट वाइट की। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका। अब आगे नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट चेक करते हैं। चल बेटा लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हमने प्रोबेबिलिटी निकाली नॉट ब्लैक, तो ब्लैक को बी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लैक बॉल्स, ठीक है। तो ब्लैक बॉल्स हमारे पास टोटल कितनी है? स्टार्टिंग में हमें पता था ब्लैक बॉल्स कितनी है, दैट इज 3। लेकिन बी कॉम्प्लीमेंट नॉट ब्लैक, ब्लैक नहीं। अगर ब्लैक नहीं, ब्लैक के अलावा क्या आ सकता है? आइदर कौन कौन सी बन सकती है? रेड, व्हाइट और
ग्रीन। इन तीनों में से कोई एक बॉल हो सकती है, लेकिन रेड कितनी है टोटल 4, व्हाइट कितनी है हमारे पास 5 और ग्रीन कितनी है 6। टोटल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15 के बराबर। 10 + 5 15, ये बी बार आ जाएगी हमारे पास इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी। अब फार्मूला यूज करेंगे बाय फार्मूला। फार्मूला में प्रोबेबिलिटी निकालनी बी बार नॉट ब्लैक। नॉट ब्लैक से मुराद एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी एन ऑफ एस कितना आ गया हमारे पास 15, टोटल कितना गया 18। ये 3 के टेबल पे जाएगा तो 5/6 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने सिंपल वे से कराया। कॉम्प्लीमेंट वाला दूसरा तरीकाकार भी होता है, लेकिन एक ही मेथड से लेके चल रहा हूं ताकि ये चीजें मैनेज करना और याद रखना आसान हो आपके लिए। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट है। नेक्स्ट 9 स्टार्ट करते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है आ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सेट ऑफ होल नंबर्स 1 to 15 बोथ इंक्लूसिव। हमने एक नंबर सिलेक्ट करना है, किन नंबर में से 1 से लेकर 15, 1 भी शामिल है और 15 भी शामिल है, बोथ इंक्लूसिव। अब यहां पे हमारे पास जो सैंपल स्पेस दी है वो होल नंबर है, लेकिन कहां से स्टार्ट हो रहे हैं 1 से लेकर 15 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या आ गई 1 से लेकर 15 तक। ठीक है, ये 12 ऐसे करेक्ट कर लीजिएगा। चल बेटा अब प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है इसमें, वो है ऑड की। किसकी? ऑड नंबर्स की। चलिए सिलेक्ट करते हैं जी यहां पे ऑड नंबर्स। तो जब आपने ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ऑड नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं? यहां पे 1 3 5 7 9 11 13 और 15, ये ऑड नंबर्स हैं। हमने इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फार्मूला बड़ा सिंपल सा बेटा, जो हम पढ़ चुके हैं अभी तक। प्रोबेबिलिटी अगर किसी इवेंट की निकालनी है, फार्मूला एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 8, डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस 15 नंबर है, टोटल 15। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट का। उसके बाद आते हैं जी सेकंड पार्ट में, मल्टीपल ऑफ 5। जो सेकंड प्रोबेबिलिटी निकालनी हमने, मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल्स देखते हैं इसमें से कौन कौन से हमारे पास। जब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी इवेंट की तो मल्टीपल ऑफ 5 5 10 15, 5 10 और 15, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब बाय फार्मूला, तो फार्मूला क्या बेटा हमारे पास, यह आ जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन ऑफ ए ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑफ एस। तो ये टोटल कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 और टोटल सैंपल स्पेस कितनी है हमारे पास 15 की। जब डिवाइड करेंगे तो 1/5 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट, स्क्वायर ऑफ 2। जब हमने थर्ड पार्ट सॉल्व करना है, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है थर्ड पार्ट के अंदर, दैट इज स्क्वायर ऑफ 2। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर देखते क्या बनता है हमारे पास। 2 का स्क्वायर 4, ये हमारे पास, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। बड़ा सिंपल सा है, बाय फार्मूला इवेंट हमें मिल गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो कितने एलिमेंट्स हैं? जस्ट 1, तो 1/15 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्राइम नंबर, फोर्थ पार्ट इसका क्या सॉल्व करना है? प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? प्राइम नंबर की। जब आपने प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है इसकी, तो इवेंट क्या हमारे पास प्राइम नंबर 1 नहीं होता, 2 से स्टार्ट करेंगे जो अपने टेबल पे डिवाइड हो, 2 3 5 7 11 13, बस ये नंबर 2। अक्सर बच्चे 1 भी कर देते, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। ये आपको बेसिक 9th क्लास के अंदर, छोटी क्लास के अंदर ये चीजें बताई जाती हैं, तो यहां पर मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा। 2 3 5 7 11 13, ये प्राइम नंबर्स है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बाय फार्मूला। फार्मूला क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो 1 2 3 4 5 6, 6/5
15। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 के टेबल पे, 2/5 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा बेटा? 2/5। अब लास्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, फिफ्थ पार्ट। पांचवें पार्ट में बेटा क्या पूछा उसने हमसे, 20 जो प्रोबेबिलिटी निकालनी वो है 20 डज नॉट बिलोंग्स टू सैंपल स्पेस। ठीक है, 20 डज नॉट बिलोंग्स टू सैंपल स्पेस विच इज इम्पॉसिबल इवेंट। क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट। जब इम्पॉसिबल इवेंट हो उसकी हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने लिखते हैं? 0 के बराबर। जब है ही नहीं हमारे पास, अब फार्मूला यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने का बाय फार्मूला। तो फार्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू n ऑफ A ओवर n ऑफ S। तो n ऑफ A वो कितने हैं? 0/15। तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर हमने तमाम के तमाम पार्ट्स को सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेटमेंट है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज, ये हमें ए की प्रोबेबिलिटी दी है 7/10, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। हमने नॉट ए की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी गिवन है? दैट इज 10/7। ठीक है, और हमने प्रोबेबिलिटी नॉट यानी उसके कंप्लीमेंट की ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब जब ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फॉर्मूला वी नो दैट, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं कि कंप्लीमेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है हमारे पास। किसके बराबर होता है बेटा? 1 के बराबर। इसकी प्रोबेबिलिटी दी है, इसकी मालूम करनी है। ठीक है, चलिए इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 7/10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, ये चीज आ जाएगी, हो जाएगी माइनस होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार 1 माइनस 7/10। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3/10 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा था, हमें प्रोबेबिलिटी गिवन थी और नॉट की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो ये फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूं, यहां पर मौजूद है पेज 201 के ऊपर, कॉम्प्लीमेंट वाला फार्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल 1 के बराबर। ये फार्मूला यूज करें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11। चल बेटा क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है। स्टेटमेंट क्या है? आ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, एक डाइस को 2 दफा रोल करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन ईच रोल। यानी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब एक डाई को 2 दफा रोल करें और नंबर क्या हो? ग्रेटर देन 4 हो। ग्रेटर देन 4 से मुराद 5 या 6 से आ सकता है आपके पास। ठीक है, दोनों डाइसिस के ऊपर। अच्छा बेटा, यहां पे पहले सैंपल स्पेस बनानी है 2 डाइसिस की, फर्स्ट डाई की, सेकंड डाई की। अच्छा बेटा, मैं आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट के अंदर बता चुका हूं कि ये कैसे ड्रॉ करते हैं अगर आपने 2 डाइसिस की पॉसिबिलिटी डायग्राम बनानी है। ये मैं पहले बता चुका हूं, मैं यहां पर दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। तो मैं इसको जल्दी जल्द टेबल को कंप्लीट कर रहा हूं, उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। चल बेटा, मैंने सैंपल स्पेस कंप्लीट कर ली 2 डाइसिस की, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको डिटेल से बता दिया। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बड़ा सिंपल सी प्रोबेबिलिटी है, ग्रेटर देन 4 ऑन ईच रोल। यानी फर्स्ट डाइस के ऊपर भी 4 से बड़ा 5 आ जाए या 6 आ जाए, 1 2 3 4 नहीं आना चाहिए हमारे पास। और सेकंड डाई के ऊपर भी 5 और 6 आ सकता है, 1 2 3 4 ये भी नहीं आ सकते। यानी ये 2 नंबर्स और इन 2 नंबर्स के जो पेयर्स बनेंगे वही आपने सिलेक्ट करने। ठीक है, तो ये पेयर्स 5 5 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 5 6 हो सकता है, उसके बाद 6 5 हो सकता है और 6 6 हो सकता है। ये 4 से बड़े नंबर 5 और 6 थे, 5 एंड 6 फर्स्ट डाई के ऊपर, इसी तरह सेकंड डाई के ऊपर भी इनके मैंने पेयर बना लिया। अब इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो बड़ा सिंपल सा तरीका कार है प्रोबेबिलिटी निकालने का। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए 1 2 3 4, एन के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं और टोटल सैंपल स्पेस हमारे कितनी है? 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/9 इसका आंसर आ जाएगा।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो चुकी है। तो 12.1 कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.2।